एनोड पे H2SO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये गिवन है सवाल में। H2S2O8 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर लेंगे। 2 सल्फर है तो यहां पे हम लोग 2 सल्फर लगा दिए, 8 ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 4 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहां पर हम लोग लिख देंगे 2H+, चार्ज बैलेंसिंग, यहां पे लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ये भी दे रखा है सवाल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बाई प्रोडक्ट है। तो कैथोड पे भी कुछ चल रहा होगा, कैथोड पे क्या चल रहा होगा, रिडक्शन। और हाइड्रोजन गैस कैसे बन सकता है, रिडक्शन ऑफ वाटर या रिडक्शन ऑफ H+। तो चूंकि मीडियम एसिडिक है, हाईली एसिडिक मीडियम में हमेशा 2H+ विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस बना। ऑक्सीजन गैस किस तरीके से बन सकता, ऑक्सीजन गैस हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बनता है। मतलब कि एनोड पे 2 प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2, जिसमें वाटर ऑक्सीडाइज करेगा। H2O विल ऑक्सीडाइज इनटू 2H+ प्लस ऑफ हाफ O2 प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे रिएक्शन लिख लिए। इस प्रोसेस में 9.722 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.35 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। सवाल में दे रखा है, ये बना 2.35 लीटर ऑक्सीजन और ये बन रहा है 9.722 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट STP। तो बताइए कि ये कितना ग्राम बना, ये सवाल है। चार्ज पास्ट का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकला एनोड से उतना ही गया कैथोड में। कैथोड में सिर्फ एक ही प्रोसेस हो रहा है, तो ये देखो कि कैथोड में कितना मोल इलेक्ट्रॉन आया है ना। इसको डिवाइड कर देंगे 22.4, ये बन गया मोल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। 2 मोल 1 मोल देता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो इतना मोल हाइड्रोजन कितना मोल इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ा होगा, 2 into this। So moles of electron in cathode will be equal to 9.722 divided by 11.2। ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड का हम लोग निकाल लिए। ये कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन आया है वो कहां से आया है, एनोड से ही कैथोड में आया है। एनोड में चूंकि 2 प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी कुछ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये प्रोसेस भी कुछ इलेक्ट्रॉन दिया होगा, दोनों का मिल के इलेक्ट्रॉन कैथोड में आया है। यहां देखो कि ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, इन दोनों में रिलेशन अगेन 1/2 है, 2.35 डिवाइड बाई 22.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हाफ मोल 2 मोल देता है, तो 1 मोल कितना दे देगा, 1 मोल कितना देगा, 4 मोल। इतना मोल कितना देगा इलेक्ट्रॉन, 2.35 डिवाइड बाई दिस इंटू 4 करोगे तो नीचे 5.6 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व विल बी इक्वल टू 2.35 डिवाइडेड बाई 5.6। मान लेते हैं कि इस प्रोसेस में x मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व था, तो हम लोग तुरंत बोलेंगे कि x + 2.35 अपॉन 5.6 दैट विल बी इक्वल टू 9.722 डिवाइडेड बाई 11.2। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत, टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना एनोड से निकला वही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड में गया है। कैथोड में जितना गया है वो हम लोग पता कर लिए। ऑक्सीजन के बनने से कितना मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज या लॉस हुआ होगा वो निकाल लिए। तो इस प्रोसेस में कितना लॉस हुआ होगा हम लोग ये इक्वेशन कंसिडर कर दिए हम लोग मोल्स। एक्स पता चल गया, एक्स अगर पता चल गया तो हम लोग अब बोलेंगे कि 1 मोल H2SO8 बनता है जब 2 मोल इलेक्ट्रॉन निकलता। 2 moles of electron produce 1 mole of H2S2O8. Therefore, x mole of electron will produce 1/2 into x moles of H2S2O8. x पता है, moles of H2O से निकल गया, मास भी निकाल लेना। अगला सवाल, सवाल लिखिए। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी, H2SO4 solution of density
H2SO4 solution of density rho is equal to, ऐसे ब्रैकेट में लिखना 1.294 gram per ml and 39% by mass. During the discharge of a lead storage battery, H2SO4 of density 1.294 and 39% by mass fell up to, गिर गया, डेंसिटी गिरा, fell up to H2SO4 of density 1.139 gram per ml and 20% by mass. During the discharge of a lead storage battery, the density of H2SO4 given है 1.294 and 39% by mass fell up to H2SO4 of density 1.139 and 20% by mass. ठीक, डिस्चार्ज होने के कारण ये डेटा से ये डेटा पे आ गया H2SO4 का डेंसिटी और परसेंट बाय मास. The battery holds 3.5 liter of acid solution. The battery holds 3.5 liter of acid solution. The battery holds 3.5 liter of acid solution and the volume remains constant. Calculate the number of ampere hour. Calculate the number of ampere hour the battery must have been used. Calculate the number of ampere hour the battery must have been used. Calculate the number of ampere hour the battery must have been used. Reaction anode का Pb plus SO4 2 minus PbSO4 plus 2 इलेक्ट्रॉन और कैथोड का रिएक्शन PbO2 plus 2H plus SO4 2 minus plus 2 electron forming PbSO4 plus 2H2O liquid. तो मैंने बार बार हर क्लास में बोल रहा हूं कि बैटरी का जो दे रखा है ना ट्यूटोरियल शीट में पढ़ लेना. लेड स्टोरेज बैटरी का ये रिएक्शन है. लेड स्टोरेज बैटरी में लेड और लेड डाइऑक्साइड होता है, Pb एंड PbO2, और ये इस प्रकार रिएक्ट करते हैं. यहां 4H प्लस. तो ये तो था पहला सवाल. एक और सवाल लिखो, फिर सलूशन इकट्ठे करना. Two liter of a buffer mixture, 1 molar. 2 liter of a buffer mixture, 2 liter of buffer mixture, comma 1 molar in each of 1 molar in each of NaH2PO4 and NaH2PO4 and Na2HPO4. 2 liter of a buffer mixture, 1 molar with respect to each of NaH2PO4 and Na2HPO4 is placed in the 2 compartments, 1 liter each is placed in the 2 compartments, 1 liter each of an electrolytic cell. And was electrolyzed using platinum electrode with a current of 1.25 ampere
with a current of 1.25 ampere passed for 212 minutes. 1.25 ampere passed for 212 minutes. Passed for 212 minutes. Assuming electrolysis of water only. Assuming electrolysis of water only. What will be the pH? Assuming electrolysis of water only, what will be the pH at each compartment? Assuming the electrolysis of water only, what will be the pH at each compartment? pKa for H2PO4 minus. pKa for H2PO4 minus दिया हुआ है 2.15. pKa for H2PO4 minus 2.15. सॉल्व करो. एग्जैक्ट आंसर निकालने का जरूरत नहीं है, सारे स्टेप्स. H2SO4 का शुरू में डेटा दे रखा है, डिस्चार्ज के बाद भी H2SO4 का डेटा दे रखा है. तो H2SO4 बेसिकली सोर्स है H+ का, और हम रिएक्शन देख रहे हैं तो रिएक्शन में मेरे को एक जगह H+ भी दिख रहा है. और सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड काफी होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन का मोल निकलेगा एक इलेक्ट्रोड से, उतना ही इलेक्ट्रॉन का मोल जाएगा दूसरे इलेक्ट्रोड में. तो दोनों इलेक्ट्रोड पे तो सॉल्व करने का कोई मतलब है नहीं. तो सीधे सीधे ये निकालो कि यहां पर मोल्स ऑफ H+ कितना था. अल्फा मान लो, यहां निकालो मोल्स ऑफ H+ कितना बच गया. बीटा, definitely alpha minus beta is the moles of H+ consumed. When 4 moles gets consumed, 2 mole electron passes. When 4 mole H+ consumes, 2 mole of electron passes. Therefore, when alpha minus beta mole will get consumed, how many mole of electron will pass? उतना ही चार्ज पास किया है, उतना ही चार्ज आपको सेल से मिला है. उस चार्ज को एम्पियर आवर में कन्वर्ट कर लीजिए. एक लाइन का ये सवाल है. यहां पर देख, यहां पर H+ का डेटा दे दिया. हो सकता है PbO2 का मास दे देता. PbO2 का मास इतना था शुरू में, बाद में इतना हो गया. तो भाई PbO2 भी तो कंज्यूम हो रहा है. तो ये तो बिल्कुल स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन है. मोल कंसेप्ट जो पहला लेक्चर में पढ़े थे कोफिशिएंट को इस्तेमाल करके, वही सवाल है. ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस के हर एक सवाल ऐसे ही होते हैं. अगर आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन है तो किसी एक का मिल जाए तो किसी एक का बता देंगे. यहां H+ का दे दिया, हो सकता है आपको PbO2 का दे देता, हो सकता है आपको PbSO4 का फॉर्मेशन का दे देता. एनीथिंग कैन बी गिवन. हमें तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड से मतलब है कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड से निकल के कैथोड में गया है. उतना ही चार्ज पास हुआ है, वही चार्ज पास हमें मिला है, उसको हम एम्पियर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे. समझ में आ रहा. बैटरी का कितना टोटल सोल्यूशन कितना था? 3.5 लीटर. 3.5 लीटर मतलब कि इंटू 10⁻³ इतना मिलीलीटर. वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन में मल्टीप्लाई कर दिए डेंसिटी शुरू का 1.294. ये क्या मिल जाएगा? Volume of the solution into density of the solution will give me the mass of the solution. Solution का मास, और इस solution का मास का 39%, इस solution का मास का 39% H2SO4 का मास है. ये H2SO4 का मास निकल गया, डिवाइडेड बाई 98 किए, 98 मॉलिक्यूलर वेट. ये मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया. 1 मोल H2SO4 2 मोल H+ देता है, इंटू 2 कर दिए, निकल गया अल्फा. द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. डिस्चार्ज के बाद भी वॉल्यूम 3.5 लीटर इंटू 10⁻³ ml. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.139, मास ऑफ सोल्यूशन. इस मास का 20% अब H2SO4 है, तो H2SO4 का मास निकला, डिवाइडेड बाई 98 मोल्स ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाइड बाई 2.
moles of H plus, that is beta. H plus का मोल शुरू में, H plus का मोल बाद में, कितना कंज्यूम हुआ? अल्फा माइनस बीटा। हमें पता है कि जब 4 मोल H plus कंज्यूम होता है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करता है सेल में। चार्ज पास करना मैंने समझते हो ना, बार बार बोल रहे, चार्ज पास करना मतलब एनोड से उतना चार्ज निकला और कैथोड में गया। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा मोल्स ऑफ H प्लस के लिए कितना आएगा? 1/2 इंटू अल्फा माइनस बीटा। इतना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिला? इतना। ठीक, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अगर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाई कर दे इसको फराडे से, ये बन जाएगा चार्ज इन कूलम्स। एंड चार्ज इन कूलम्स डिवाइडेड बाई 3600 will give you the number of ampere hour. एम्पियर आवर निकालने आता है? चार्ज इन कूलम डिवाइडेड बाई 3600 करोगे तो ये नंबर ऑफ एम्पियर आवर देगा। यही आंसर। कोई दिक्कत? अगला सवाल भी खाली देखने में खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि बफर, ये वो, एनोड कैथोड, इलेक्ट्रोलिसिस, पीएच। सिर्फ देखने में ही खतरनाक है। 2 लीटर था, 1-1 लीटर बांट दो। लीटर बफर था, 1-1 मोलर था दोनों बफरिंग कंपोनेंट। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है ना कि वो दोनों मिलकर बफर बनाएगा। Na2HPO4 और NaH2PO4 विल मेक अ एसिडिक बफर। इसमें एसिड की तरह कौन बिहेव करेगा? Na2HPO4 की NaH2PO4। NaH2PO4 विल बिहेव लाइक एसिड और उसी का pK वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना ये चीज? वो 2 लीटर को हम लोगों ने 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में ले लिया, 1-1 लीटर ईच। 1 लीटर बफर इधर, 1 लीटर बफर इधर। इसमें भी Na2HPO4 है और NaH2PO4 है। इसमें भी Na2HPO4 और NaH2PO4। दोनों में प्लैटिनम का रॉड इंसर्ट करके, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड इंसर्ट करके इसका हम लोग करा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। 2 लीटर में दोनों का कंसंट्रेशन 1-1 मोलर था, तो 1 लीटर में कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? अरे अल्टीमेट आदमी लोग, 2 लीटर में कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो 1 बूंद में कंसंट्रेशन कितना मोलर? वही 1 मोलर ना। आधार पौना क्या कर रहे खड़ा हो? यहां भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर, इधर भी 1 मोलर, ये भी 1 मोलर ईच। बैटरी जोड़ने के पहले अगर हमसे कोई बोलता कि पीएच बताओ, तो दोनों में पीएच पीके के बराबर होता। 2.15 यहां पर भी, 2.15 यहां पर भी आंसर, क्योंकि लॉग वाला टर्म कैंसिल हो जाता। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, ये नेगेटिव मान लिए, ये पॉजिटिव मान लिए, ये एनोड मान ले, ये कैथोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, किसका? वाटर का। वाटर ऑक्सीडाइज करता है तो 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वाटर का ऑक्सीडेशन कहां चल रहा है? एनोड में। अगर एनोड में ये प्रोसेस हुआ तो एनोड में H प्लस बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात? कैथोड में हो रहा है रिडक्शन ऑफ वाटर, 2H2O विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस। तो अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इस कंटेनर में H प्लस बढ़ेगा और इस कंटेनर में OH माइनस बढ़ेगा। है कि नहीं लॉजिकल? बफर में जब 1-2 बूंद HCl डालते थे तो क्या होता था? क्यों नहीं होता था?
जो HCl हम 1-2 बूंद डालते थे वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर जाता था और एसिड बना देता था। अगर 1-2 बूंद हम लोग NaOH अगर डाल देते तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता था। यहां पर भी वही चीज, अगर H+ जनरेट हो रहा है देन दैट H+ विल गेट कंज्यूम, OH- जनरेट हो रहा है तो वो भी OH- विल गेट कंज्यूम। ये अब हम लोग कोशिश करेंगे निकालने का कि कितना H+ जनरेट हुआ और कितना OH- जनरेट हुआ बाय द डेटा गिवन। कितने देर किया इलेक्ट्रोलिसिस? 212 मिनट यूजिंग अ करंट ऑफ एम्पियर 1.25। चार्ज पास्ट IT 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 212 इंटू 60। ये चार्ज पास्ट निकाल लिए A, अभी नहीं निकाले A। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कूलम आया, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो 1.25 इंटू 212 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500। ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, मान ले ये निकाल लिए हम अल्फा। कितना आ रहा वैल्यू? 0.164। अरे वाह, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इज 0.164। मोल में काम कर रहे, ध्यान रखना। तो हम लोग ये कह सकते हैं पहले एनोड के बारे में। एनोड पे हम लोग देखेंगे 2 मोल इलेक्ट्रॉन 2 मोल H+ प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर मोल्स ऑफ H+ प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू 0.164। अब ये H+ जो प्रोड्यूस हुआ वो बफरिंग कंपोनेंट रिएक्ट करेगा। बफर का कौन सा कंपोनेंट H+ के साथ रिएक्ट करता है? एसिड की सॉल्ट। एसिड एसिड के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, सॉल्ट रिएक्ट करेगा। व्हाट इज द सॉल्ट देयर? HPO4 2-। ये सॉल्ट है, ये H+ को गेन करके बना लेगा H2PO4-। 1 लीटर में एक मोलैरिटी का मतलब इनका मोल भी 1 है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये पहले से 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, ये भी 1 मोल था, लेकिन बीच में आ गया 0.164। ये पूरा कंज्यूम होगा, ये बन जाएगा 1 - 0.164 और ये बन जाएगा 1 + 1.164। हो गया। अब ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। देन pH एट द एनोड विल बी इक्वल टू pKa 2.15 प्लस log to the base 10 salt. Salt is 1 - 0.164 divided by acid 1.164। आंसर। सिमिलरली हम लोग कैथोड का निकाल लेंगे। कैथोड पे रिएक्शन लिखो। कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? OH- जनरेट हुआ, यहां पर भी उतना ही। अगर इतना मोल इलेक्ट्रॉन निकला है एनोड से तो इतना ही मोल इलेक्ट्रॉन कैथोड में गया होगा। 2 मोल ही देता है। तो OH- प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ OH- प्रोड्यूस्ड विल बी 0.164। OH- के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एसिड। H2PO4- प्लस ऑफ OH- इट विल फॉर्म HPO4 2- प्लस ऑफ वाटर। पहले दोनों इनिशियली कैथोड में 1 थे। 0.164 अगर ये आ गया, यहां हो जाएगा 0.164 और यहां हो जाएगा प्लस 1.164। pH at the cathode will be equal to pKa plus of log to the base 10 salt upon acid। क्लियर? कॉपी कर लो। हम सिर्फ आइडिया दे दे रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे छोटा और सबसे बढ़िया सेल है ना। मान लो हम डेनियल सेल लिए। डेनियल सेल में इसमें जिंक 2+ था, इसमें कॉपर 2+ था, इसमें जिंक का रॉड था, इसमें कॉपर का रॉड था। डेनियल सेल वॉज टेकन। डेनियल सेल में हम कराए इलेक्ट्रोलिसिस। डेनियल सेल में कराए, मान ले ये 1 मोलर था पहले, ये भी 1 मोलर था, दोनों 1 मोलर थे, कॉपर 2+ और Zn2+। स्टैंडर्ड डेनियल सेल था। पहले हम डेनियल सेल में कराए इलेक्ट्रोलिसिस, बाहर से बैटरी जोड़ दिए हम। तो इलेक्ट्रोलिसिस किस लिए कराया जाता है?
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करने के लिए। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा था? ये लगाने के पहले कॉपर का ऑक्सीडेशन और जिंक का रिडक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस था। बाहर से बैटरी लगा दिए, जिंक को रिड्यूस करने लगे, कॉपर को ऑक्सीडाइज करने लगे। समझ में आ रहा है? तो वो बैटरी फिर हटाने के बाद वोल्ट मीटर लगाए, बता ईएमएफ कितना अब जनरेट होगा। समझ में आ रहा बात? मान ले वही सवाल, 1.25 एम्पियर करंट 212 मिनट तक, पहले तो हम इसमें लगा के रखे तो जरूर 0.164 मोल 0.164 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुआ है। उसके अकॉर्डिंग कुछ Zn2 प्लस रिड्यूस हो गया होगा और कॉपर 2 प्लस बन गया होगा। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद ये 1 प्लस समथिंग हो जाएगा और ये 1 माइनस समथिंग हो जाएगा। बैटरी हटा के वोल्ट मीटर पूछ रहा ईएमएफ अब बता। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट इक्वेशन लगा के फिर ईएमएफ बता देंगे। तो गैल्वेनिक सेल पे भी हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करके फिर दोबारा ईएमएफ पूछ सकते हैं। आखिर घर का बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसको हम लोग ले जाते हैं बाहर चार्ज कराने के लिए। 1 घंटा चार्ज किया तो कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है, 2 घंटा चार्ज किया तो कितना ईएमएफ जनरेट कर रहा है। दोनों ईएमएफ क्या बराबर आएगा? नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किसी भी सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड हो, एनी solution containing electrolyte will conduct electricity। ये तो ऑब्वियस बात है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस का मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। वो कितना कंडक्ट होता है उसी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस टॉपिक में। एनी solution containing electrolyte will conduct electricity because of the movement of ions। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेजर किया जाता है एक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल का रफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वैसा ही जैसा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग देखते थे कि ये इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, और इस इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स होंगे। 2 इलेक्ट्रोड प्लेट्स होंगे, जनरली दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट प्लैटिनम का होगा और हम लोग यहां पर लगा देंगे कंडक्टिविटी मीटर, कंडक्टेंस मीटर। उससे हम लोग कंडक्टेंस मेजर करते हैं कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है या ये इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन कितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग कंडक्टेड इज मेजर्ड इन कंडक्टिविटी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी का मेजरमेंट हम लोग इस पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक में करेंगे। क्लियर? It is measured in a conductivity cell. Now, the conductance of electricity depends on, अब नोट करना शुरू करो, the conductance of electricity depends on few factors like the conductance of electricity depends on few factors like the conductance of electricity of a electrolytic solution depends on the conductance of electricity of a electrolytic solution depends on few factors like पहला temperature, factors like temperature, factors like concentration of electrolyte in solution। तीसरा viscosity of the solution, viscosity of solution पे भी डिपेंड करता।
चौथा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, पांचवा आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयंस। ये सारे फैक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक मोबिलिटी, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी, सॉल्यूशन का डेंसिटी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस को इफेक्ट ला सकते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में? कटायन चला जाता है कैथोड के पास, अनायन चला जाता है एनोड के पास। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। लेकिन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है? इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के अनुसार हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मेटल कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। चाहे मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो या सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो। अब सॉल्यूशन में हम सिर्फ इतने दूर को ध्यान से देख रहे हैं। ये क्यूब दिख रहा है, दो इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में सॉल्यूशन, क्यूबॉइड या क्यूब जैसा भी इमेजिन करो, वो मेरे लिए कंडक्टर है एक तरह से। और उस कंडक्टर में क्या है? मोबाइल आयंस, एंड दैट मोबाइल आयंस कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। चाहे मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो, चाहे सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो, एवरीवेयर रेजिस्टेंस विल बी प्रेजेंट। और रेजिस्टेंस का बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। तुम लोग बोलते हो रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance R is inversely proportional to the area of cross section of the conductor, है कि नहीं? सेम चीज हम लोग यहां पर भी अप्लाई करते हैं। द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब यहां पे हो जाएगा सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड प्लेट्स। Separation between the two electrode plates. Separation between the two electrode plates, and resistance will be inversely proportional to the area of cross section. और यहां पर area of cross section हो जाएगा, that is area of the plate. A is the area of the electrode plate. एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड प्लेट। जैसे मेटल्स कंडक्टर में इक्वेशन लग जाता है, वैसे ही सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में भी सेम चीज वैलिड है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ सेपरेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट। कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम वी कैन से रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। Removing the proportionality sign, one constant has to be applied, and that constant is rho L by A। तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंटली यही चीज का इस्तेमाल, यही इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग मेटालिक कंडक्टर में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं रेसिप्रोकल में। क्या करते हैं कि रो को इस तरफ ले गए, आर को इस तरफ लेके आए। इट विल बिकम 1 upon rho विल बी इक्वल टू 1 upon R into L upon A. Rho is called resistivity. 1 upon rho is small k, and this small k is called conductivity, kappa. Small k ठीक रहेगा, kappa तो छोड़। Small k is equal to 1 upon resistance is conductance into L upon A. L upon A is called cell constant. So K will be equal to C multiplied by cell constant. पहला छोटा सा इक्वेशन, where K will be called as specific conductance or conductivity
C will be called as conductance. C will be called as conductance और सेल कांस्टेंट तो खैर सेल कांस्टेंट। देखो, तो अगर कोई बोले कि डिफाइन कंडक्टेंस, डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या डिफाइन कंडक्टिविटी, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस measured when the separation is 1 centimeter and area of the plate is 1 centimeter square. That is conductance of 1 centimeter cube of the solution is called conductivity. बहुत धीरे धीरे हम चल रहे, एक एक लाइन को सुनना, समझना, डिराइव करेंगे। टॉपिक बहुत छोटा है, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं बस इतना ही बार, उसके बाद तो बहुत आसान है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन कंडक्टेंस शो करेगा उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। या जब सेपरेशन 1 सेंटीमीटर का हो और एरिया ऑफ द प्लेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, तो जो कंडक्टेंस मेजर होगा उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। इस टॉपिक में यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो एसआई सिस्टम में काम करेंगे या तो सीजीएस सिस्टम में काम करेंगे। सबसे पहले यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो चूंकि ये 1/r था कंडक्टेंस, C इज 1/r, 1/ओम है कि नहीं, तो इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं MHO। MHO हो गया यूनिट 1/OHM का, बस एक रिप्रेजेंटेशन है। MHO लिख सकते हो या लिख सकते हो ओम्स -1, या लिख सकते हो कैपिटल S, एंड दिस कैपिटल S इज साइमंस। बहुत बड़ी कंपनी चल रही है इस नाम पे, साइमंस इलेक्ट्रिकल। सुने हो कभी? सुने हो? नो सर, खाली नोकिया, सैमसंग हेवी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी चली। खैर, बॉम्बे नहीं, मल्टीनेशनल। खैर, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस साइमंस, ओम्स या MHO, इसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। सेल कांस्टेंट का यूनिट L/A है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर -1 या रहेगा मीटर -1। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या आ जाना चाहिए? यूनिट ऑफ स्मॉल k विल बी इक्वल टू बहुत, ये 3 तो लिख ही सकते, C इंटू सेल कॉन्स्टेंट ही तो है, तो इट कैन बी रिटर्न ओम्स -1, सेंटीमीटर -1, या लिख सकते हैं आप MHO मीटर -1, किसी में भी ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट हो जाएगा। कॉपी कीजिए क्लियरली। कंडक्टिविटी मेजर करना या कंडक्टेंस मेजर करना, वी नीड इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लोग हमेशा वाटर एज अ सॉल्वेंट में प्रिपेयर करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हम लोग हमेशा वाटर एज अ सॉल्वेंट में प्रिपेयर करते हैं। बाय डिफॉल्ट वाटर विल बी ऑलवेज टेकन एज अ सॉल्वेंट इन एवरी केस, हर केस में वाटर ही सॉल्वेंट होगा, ध्यान रखना। तो हम लिख रहे हैं जो कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो वो तो सोल्यूशन का आएगा, है कि नहीं? तो बेसिकली इट इज K फॉर द सोल्यूशन इज इक्वल टू C फॉर द सोल्यूशन, क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। K for the solution will be equal to C for the solution multiplied by cell constant. लेकिन water remains very poorly ionized. Water H plus कितना देता है? 10 to the power -7 molar H plus 10 to the power -7 molar OH minus। समझ में आ रहा? तो वाटर के वजह से हम लोग कंडक्टेंस क्या मानेंगे? नेग्लिजिबल। द कंडक्टेंस विल बी प्योरली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। हम लोग बोलेंगे द कंडक्टेंस विल बी प्योरली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। K फॉर द सोल्यूशन इज बेसिकली K फॉर द इलेक्ट्रोलाइट प्लस K फॉर द वाटर। ध्यान रखना, कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी।
कंडक्टिविटी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर हम वाटर में एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट अगर लेंगे तो जो मेरे को कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन मिलेगा, के फॉर द सोल्यूशन जो मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू के बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ए प्लस के बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बी प्लस के बिकॉज ऑफ वाटर। सेम वे जो कंडक्टेंस जो मेरे को मिल रहा है, कंडक्टेंस भी, कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट ए प्लस कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट बी प्लस कंडक्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट सी, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा? के इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। नेट के हम लोग को मिलता है। मान ले एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में हम डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना दिए, उसका कंडक्टेंस मेजर कर रहे, इक्वेशन लिखे। तो जैसे हम लोग कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन को कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहां पे लिखे, के फॉर द सोल्यूशन इज ऑलवेज के फॉर द इलेक्ट्रोलाइट प्लस के फॉर द वाटर। ठीक? इफ इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब वो तो 100% डिसोसिएट कर जाएगा। NaCl KCl सोल्यूशन का अगर हम बनाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा वो कहीं ज्यादा होगा एज कंपेयर टू के ड्यू टू वाटर। देखो ऐसे समझो, प्योर वाटर में भी दो इलेक्ट्रोड प्लेट लगा के हम लोग कंडक्टेंस मेजर करते हैं बेटा, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम लोग पढ़े हो के का वैल्यू, के बी का वैल्यू, के डब्ल्यू का वैल्यू, वो तो हम सीधे सीधे लिखा देते थे ना। इस टॉपिक में तुम कैलकुलेट करोगे हर इलेक्ट्रोलाइट का के बी, के एच, के एस पी, सब कंडक्टिविटी सेल से एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। ठीक है। वाटर, प्योर वाटर में भी प्योर वाटर को अगर कंडक्टिविटी सेल में ले लो और उसका कंडक्टिविटी मेजर करो तो आएगा, कंडक्टिविटी का वैल्यू आएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके सामने के फॉर वाटर क्या होता है? नेग्लिजिबल। इफ द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग देन के फॉर द सोल्यूशन इज के ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, के फॉर द सोल्यूशन इज के फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। बट इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज वीक, मान लो असेटिक एसिड NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट को विग्रेसली शेक कर दिए, सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिए, उसमें कंडक्टिविटी सेल में ले लिए। वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी भी बहुत कम आएगा, वाटर का भी कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो उस केस में यही इक्वेशन फॉलो करना, के फॉर द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू के फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, के फॉर द इलेक्ट्रोलाइट प्लस के फॉर द वाटर। ध्यान रखना ये C ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, तो यहां पर ये इक्वेशन के फॉर द इलेक्ट्रोलाइट ही बिठाना है। के ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू C ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मल्टीप्लाइड बाई सेल कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर के सोल्यूशन दे रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के केस में, उसमें वाटर को माइनस करके के निकालना और वो के का इस्तेमाल करना है यहां पर। समझ में आ रहा? लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में के सोल्यूशन और के इलेक्ट्रोलाइट दोनों बराबर है, तो सीधे यहां पे के सोल्यूशन लिख देंगे। समझ में आया हम यहां पे क्या बताएं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में के सोल्यूशन इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोलाइट। या के सोल्यूशन भी बिठा दोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द के ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय सब्ट्रैक्टिंग वाटर कंडक्टिविटी। ये कॉपी कर लिए? कॉपीड? कंडक्टेंस का वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हम कम इलेक्ट्रोलाइट लेकर कंडक्टेंस मेजर करें तो वैल्यू कम आता है, ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट लेकर मेजर करें, 2 मोल ले लें, एक मोल के बजाय 2 मोल ले लें तो कंडक्टेंस ज्यादा मेजर होता है। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट उतने ज्यादा आयंस और उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, उतना ज्यादा कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक? तो हम लोग फिक्स किए और डिफाइन किए सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन। और इस मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन, जैसे मान लो वाटर में NaCl मिला दिए, ठीक है, और उसको हम कंडक्टिविटी सेल में ले लिए, तो सेल में ले लिए तो हमको कंडक्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, स्मॉल के का भी वैल्यू आ जाएगा।
ज्यादा NaCl मिला के ले लिए, दूसरा वैल्यू आएगा। तो हम लोग पर मोल डिफाइन किए हर एक इलेक्ट्रोलाइट का कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन कितना। मोलर कंडक्टेंस इज इंपॉर्टेंट। हर इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग मोलर कंडक्टेंस निकालने का कोशिश करते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ दैट। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम। ये एक्चुअली लैम्डा नहीं है, इन्वर्टेड वी है, बिना पूंछ का लैम्डा, इन्वर्टेड वी। लैम्डा एम रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टेंस। डेफिनेशन लिखिए इसका, जल्दी जल्दी लिखो। शोन बाय एनी सोल्यूशन कंटेनिंग, द कंडक्टेंस शोन बाय एनी सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन इट। द कंडक्टेंस शोन बाय एनी सोल्यूशन कंटेनिंग, the conductance shown by any solution containing 1 mole of electrolyte dissolved in it। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बताया। कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड हो, उसका कंडक्टेंस जो मेजर करेंगे वो मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। तो बेसिकली लैम्डा एम जो है वो सी है, कंडक्टेंस ही है। लैम्डा एम क्या है? सी, लेकिन दैट सी इज पर मोल। तो लैम्डा एम का यूनिट क्या आता था? जो भी यूनिट आता था उसमें पर मोल लगाएंगे, बाद में बताएंगे। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ सॉल्यूशन का जो भी सी वैल्यू मेजर होगा उसको हम लोग लैम्डा एम कहेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस मेजर्ड फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। ठीक, चलो थोड़ा सा हम लोग डिराइव करने का कोशिश कर रहे हैं। मान लो ये इलेक्ट्रोड प्लेट है, बड़ा सा हम एक इलेक्ट्रोड प्लेट बनाने का कोशिश कर रहे हैं, अगर बन जाए तो ठीक है। नियरली स्क्वायर प्लेट टाइप का बनाना। मान लो इसका लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी इसका 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर का हम लेके चल रहे। ऐसे कुछ एक्सप्लेन करना है। 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। इसको हम 3 पार्ट में ऐसे ब्रेक किए, ऐसे और इधर से भी मान लो इस तरीके से। तो एक एक स्क्वायर जो हुआ वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर भी हमने उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 9 स्क्वायर हमने तैयार कर लिया। ओके, रफ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से। मान लो इसे हम लोग कंडक्टिविटी मीटर से कनेक्ट कर दिए हैं और मेरा फिलहाल जो सॉल्यूशन है वो इस पर्टिकुलर क्यूब में लाई कर रहा है। ये क्यूब इमेजिन कर पा रहे? लेट द सेपरेशन इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट्स। लेट द सेपरेशन इज 1 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लेट्स। एंड यहां पर पूरा सोल्यूशन भरा हुआ है। एंड दिस सोल्यूशन हैज 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान के चल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन इट। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 स्क्वायर प्लेट्स थे, उसमें मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन तैयार किया। 1 सेंटीमीटर क्यूब ही सोल्यूशन है ना इसमें। ये भी सेपरेशन 1 सेंटीमीटर, यहीं पर मेरा सोल्यूशन लाई कर रहा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये सोल्यूशन के अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब जो हम कंडक्टेंस यहां मेजर करेंगे, द कंडक्टेंस मेजर्ड, मतलब कि द सी मेजर्ड विल बी डेफिनेटली कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। क्यों नहीं कहलाएगा? मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस मेजर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
और साथ ही साथ ये मोलर कंडक्टेंस कापा के बराबर भी कहलाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस शोन बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। फिलहाल सेपरेशन 1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ही मानेंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर मत मानना, वहां तो सोल्यूशन ही नहीं है। ये इक्वेशन समझ में आ रहा? कॉपी करो, इसके बाद बताएंगे। कॉपी करो जल्दी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड होगा सोल्यूशन में, समझ में आ रहा है? अब डाइल्यूशन अगर करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी आप लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में ये तो फील कर ही चुके हो कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पे अल्फा में फिजिबल चेंज दिखता है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने से ही अल्फा में फिजिबल चेंज दिखता है कि नहीं? खैर, लेट द सॉल्यूशन नाउ इज डाइल्यूटेड टू 9 टाइम्स। डाइल्यूट कर रहे, इसमें सिर्फ वाटर मिला रहे, इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिला रहे। अभी भी इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट कर दिए 9 गुना। 9 गुना मतलब अब पूरा का पूरा ये दोनों क्यूब के दोनों स्क्वायर प्लेट के अंदर आ जाएगा। कितना वॉल्यूम है दोनों के बीच में? 9 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में कितना वॉल्यूम है? 9 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर, 3 और 3, 9 सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं? तो लेट द सोल्यूशन इज नाउ डाइल्यूटेड टू 9 टाइम्स। पूरा दोनों प्लेट के बीच में अब सोल्यूशन भर गया है। फिर हम कंडक्टेंस मेजर किए C, ठीक है? अभी भी आया लैम्डा m के बराबर। थोड़ा देख लो, उसके बाद कॉपी करना। अभी भी उतना ही वैल्यू आया जितना कि पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा था, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट के मोल को चेंज नहीं किया है। अभी भी उस सोल्यूशन में एक ही मोल इलेक्ट्रोलाइट है, भले वॉल्यूम 9 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, बट द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इज ओनली 1 मोल। और ऐसा कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। कहने का मतलब ये दोनों वैल्यू कभी चेंज करेगा? नहीं करेगा, ठीक? जब हम पूरा 9 सेंटीमीटर क्यूब तक इसको डाइल्यूट कर दिए, तब इमेजिन कर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला सोल्यूशन। अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला सोल्यूशन में जो कंडक्टेंस आएगा वो कहलाएगा ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ रहा बात? क्या ये अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन उतना ही कंडक्टेंस शो करेगा जितना कि पहले था? नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरा 9 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली। समझ में आ रहा है? तो अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन जो कंडक्टेंस शो करेगा उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यस और नो? वो चेंज कर चुका होगा, सम K प्राइम हो चुका होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस K प्राइम मल्टीप्लाइड बाई 9 विल नाउ गिव द मोलर कंडक्टेंस। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इससे हम पहला चीज ये कंक्लूड करते हैं कि दिस K विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई K प्राइम, सो K प्राइम विल बिकम K अपॉन 9। दैट मीन्स if the solution was diluted to 9 times, then the specific conductance becomes 1 by 9 of the original. If the solution will be diluted n times, then the conductivity will become 1 by n of the original. Sentence में नोट कर लेना, कॉपी करो यहां तक। C is equal to lambda m is equal to 9K प्राइम। देख, जब सोल्यूशन को डाइल्यूट किए सिर्फ वाटर ही इसमें डाले, इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं डाले। इलेक्ट्रोलाइट जो 1 मोल था पहले, वही 1 मोल अभी भी है। अभी भी जो कंडक्टेंस मेजर करेंगे वो मोलर कंडक्टेंस ही कहलाएगा, है कि नहीं? जब हम डाइल्यूट कर दिए उसके बाद इसी 1 क्यूब को इमेजिन किए जो पहले हम लेकर चले थे। इस 1 क्यूब में जो कंडक्टेंस आएगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा? यस कहलाएगा। लेकिन क्या वो पहले के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट इस क्यूब के बीच में नहीं है। अरे समझ में आ रहा बात? इसका 9 गुना करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे 9 क्यूब प्रेजेंट है इसमें।
इसका 9 गुना करेंगे तो मेरे को कंडक्टेंस के बराबर आएगा वही। इफ द सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड n टाइम्स, if the solution is diluted n times, then the specific conductance becomes 1 by n of the original K. If the solution is diluted n times, if the solution is diluted n times, then the specific conductance becomes 1 by n of the original. Then the K becomes 1 by n of the, then the specific conductance becomes 1 by n of the original. अगर हम 2 गुना डाइल्यूट कर दिए तो आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा. एंड K इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी. सारे इलेक्ट्रोलाइट का K को जोड़ते हैं तो K का सोल्यूशन मिलता है. K सोल्यूशन इज K प्लस KB प्लस KC फाइनली प्लस K ऑफ वाटर. डिसाइड करेंगे कि वाटर को हटाना है कि नहीं हटाना है. वीक होगा तो नहीं हटाएंगे, स्ट्रांग होगा तो हटा देंगे. इतना बात क्लियर है? ठीक है, हम अब जनरलाइज कर रहे. लेट डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स. अगर 1000 गुना अगर हम डाइल्यूट कर देते, लैम्डा एम अभी भी वही रहता, लेकिन अब हम लिखते 1000 मल्टीप्लाइड बाई K डबल प्राइम, क्योंकि अब ये K डबल प्राइम 1/1000 हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, है कि नहीं? बेसिकली ये 1 इंटू K है. 1 सेंटीमीटर क्यूब इंटू K. दिस इज 9 सेंटीमीटर क्यूब इंटू K. दिस इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू K. वॉल्यूम है ना ये. 1000 9 और 1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन ही तो है. तो हम क्यों ना अब जनरलाइज करके लिख दें कि लैम्डा m इज ऑलवेज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई phi, वेयर phi इज द volume of solution containing 1 mole of electrolyte. 1000 क्यूब में कितना था मोल सोल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट का? 1. 9 में भी कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी कितना था? 1. जनरलाइज कर दिए. लैम्डा एम इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई phi. और ये K कब का है? उस वक्त का है, ये पुराना K नहीं है. समझ में आ रहा? वो 5 ml जो सोल्यूशन है उसका K वैल्यू होगा ना, कुछ K वैल्यू, वो K. तो लैम्डा एम इज इक्वल टू K इंटू phi, वेयर phi इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक. मान ले एक सोल्यूशन जिसका मोलैरिटी m दिया हुआ है. एक सोल्यूशन हम लोगों ने लिया, m मोलर सोल्यूशन. मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन गिवन इज m. मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन गिवन इज m. m मोलैरिटी से क्या समझते हो? m मोलैरिटी से हम ये समझते हैं कि 1000 ml सोल्यूशन लेंगे तो इसमें m मोल्स ऑफ सल्यूट होगा. अरे m वैल्यू है, इसको 1 मोलर मत ले ले. m मोलर, m मोलर, m जनरल नंबर, m कैन बी 1 2 3 4. m मोलर सोल्यूशन, m इज द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. तो 1000 ml सोल्यूशन में m मोल्स ऑफ सल्यूट होगा. ठीक है ना? तो 1 मोल सल्यूट कितने ml सोल्यूशन में होगा? ये तो समझ में आ रहा है ना? 1000 अपॉन m बोलोगे, इतना ml सोल्यूशन में 1 मोल सल्यूट होगा. यही हो गया phi. यही हो गया phi, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. देयरफॉर द फॉर्मूला बिकम्स लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन m. कौन से यूनिट में? CGS में, क्योंकि 1000 ml माने हो. 1000 cc है ये. समझ में आ रहा? और वही हम एक और फॉर्मूला यहां पर लिख दे रहे
लैम्डा m विल बी इक्वल टू k इंटू 10⁻³ अपॉन m। ये बन गया फॉर्मूला एसआई सिस्टम में, क्योंकि 1000 ml माने 1 लीटर और 1 लीटर माने 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यही दो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए उतना तामझाम चल रहा था। यूनिट ऑफ लैम्डा m सीजीएस में क्या यूनिट होना चाहिए? एस मान ले, एस माने कंडक्टेंस का एस मान ले। के का यूनिट क्या होता है? एस मीटर -1। तो सीजीएस में एस सेंटीमीटर -1, एस सेंटीमीटर -1 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल हुआ ना। तो इसका यूनिट क्या बन गया? एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, या मोलर कंडक्टेंस का यूनिट होगा एस मीटर स्क्वायर मोल -1। यूनिट ऑफ लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस।